हेलो भैया फैमिली, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज बात करते हैं जापान में जैसे लोग आते हैं ना नए नए, तो रेंटेड मकान लेते हैं या मानशन लेते हैं या फिर उसको कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, अपना निजी मकान या रेंट पे मकान लेते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से होता है, उसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हमारे साथ गेस्ट हैं सत्यम। हेलो। तो सत्यम भी यहीं रहते हैं, लगभग 3 साल हो गया सत्यम। हाँ, यही कोई 3 साल 3 से 4 साल सत्यम को हो गया यहाँ पे। हमारे साथ हमारे बाद वाले बैच में आए थे सत्यम। तो आज सत्यम से बात करेंगे और खुद भी बताएंगे आपको कि किस तरीके से रूम और क्या क्या एक्सपीरियंस रहे सत्यम के और क्या क्या मेरे एक्सपीरियंस रहे, उसको शेयर करेंगे आप लोगों के बीच में। और फिर हो सकता है आपको अच्छी जानकारी निकल के सामने आ जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सत्यम, सबसे पहले ये बताओ कि जब तुम जापान आए थे, हाँ 2018 में आए थे। 2018 तो 2018 में जब जापान आए थे तो उस समय कहाँ रहे थे, मतलब कैसे यहाँ पे अपना मकान वगैरह क्या सिनेरियो था तुम्हारा? उस टाइम तो हमारा गाक्को का रियो था ना। गाक्को की डॉर्मेट्री पहले से हम लोगों ने बुक कर रखी थी। मतलब स्कूल ने दिया था? हाँ, गाक्को स्कूल को बोलते हैं। तो उन लोगों के ही प्रोवाइडेड एकोमोडेशन में हम लोग पहले सेटल हुए थे फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए। तो गाक्को वालों ने हमारे एकोमोडेशन में जो भी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, गैस हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी थी। तो मैंने जहाँ तक देखा है, जितने भी मकानों में रहा हूँ, कि जापान में तो बेसिक नेसेसिटी हर घर में होती है, जो रेफ्रिजरेटर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और एयर कंडीशन और ये सब चीज़ें तो होती ही हैं ऑलमोस्ट। हमें जो बाहर से लेना होता है वो अपने जैसे कि माइक्रोवेव ओवन ले लिया, या फिर बाकी तो आईएच वगैरह गैस या कुछ तो वो होता ही होता है उसमें। तो फिर उसके बाद हॉस्टल से निकलने के बाद फिर रूम लेने का जो प्रोसेस होता है जापान में, वो जैसे इंडिया में होता है ना कि कई जगहों पे होता है कि कमरे ही कमरे लिखे होते हैं, स्लोगन होते हैं अपने। दिल्ली में देखो तो हर जगह वो बोर्ड लगा होता है कमरे ही कमरे। तो आप देखिए स्क्रीन पे, ऐसे ही जापान में भी जो फुदोसान का बोर्ड होता है, फुदोसान बोलते हैं जो ब्रोकर होते हैं, तो उनके भी बोर्ड होते हैं, उस पर भी लिखा होता है कमरे ही कमरे, और एक जापानी में लिखा होता है, और सारी जो कमरों की फोटो और उसका रेंट वगैरह लिखा होता है। तो जो लिखा हुआ रेंट है जो आप देख रहे हैं, ये 60,000, 70,000, 80,000, वो बेसिकली दिखाने वाला रेंट है। आप अंदर जाओगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो वो रेट बढ़ जाता है। तो आज बात करते हैं कि बेसिकली जो जापान में क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और किस तरीके से लोग रूम वगैरह लेते हैं किराए पे या फिर अपार्टमेंट लेते हैं, उसके बारे में। तो सत्यम, सबसे पहले जैसे हमको रूम लेना हुआ तो हम जाएंगे फुदोसान की दुकान पे। बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, जैसे ढूंढते हुए किसी ब्रोकर के यहाँ गए, तो ब्रोकर के यहाँ जब जाएंगे तो हम उनको अपना रिक्वायरमेंट बताएंगे कि हमें मानशन लेना है, एक कोदाते लेना है। वो यही पूछते भी हैं कि आप अपनी क्या आपको चाहिए वो पहले बताएं, वो फिर उसी क्राइटेरिया को बेस में रखते हुए फिर वो आपको घर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसके बाद रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की होती है? सबसे पहली चीज है कि आपको कितना रेंट पे करना है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि रेंट कितना पे करना है, और उसके बाद फिर स्टेशन से कितनी दूर आपको घर चाहिए। ये 2 चीजें जो है, लोकेशन आपका और रेंट आपका, मनी मैटर्स कि कितना आप पे कर सकते हैं पर मंथ। अच्छा, उसके साथ साथ एक चीज और होती है फॉरेनर्स के लिए, कि कई सारे मकान जो जापान में बने होते हैं वो केवल जापानियों के लिए बने होते हैं, उसमें वो फॉरेनर्स को अलाउ नहीं करते। क्योंकि ये लोग बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, और जो फॉरेनर्स होते हैं उनको पता है, कई सारी एक्सपीरियंस इन्होंने ले रखा है कि काफी हम लोगों में घोल मिल होता है, तो रात में भी दोस्त पार्टी शार्टी चलती रहती है, तो शोर शराबा होता है, और यहाँ के जो बिल्डिंग मकाने होते हैं वो आवाजें आती जाती रहती हैं, तो इस वजह से वो लोग अवॉइड करते हैं। अच्छा, सेकेंड थिंग सत्यम की, जैसे कि अगर ये लोग गारंटर मांगते हैं मकान लेने के लिए, तो तुम्हारे पास तो गारंटर था नहीं कोई, तो क्या किया था तुमने? गारंटर वाला सिनेरियो होता है कि अभी बहुत सारे नए मानसन जो बन रहे हैं, उनकी जो मैनेजिंग कंपनी होती है वो जानती है कि नहीं ये फॉरेनर है, इनके पास गारंटर नहीं है, तो कुछ लोग गारंटर मना कर देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिना गारंटर के हो जाएंगे। लेकिन कुछ जो मैनेजिंग कंपनी जो होती है वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है इस लोगों को लेके कि नहीं, उनको चाहिए होशोनिन, जिसको कि गारंटर बोलते हैं। तो उसका इन्होंने एक तीसरा रास्ता निकाल रखा है कि या तो आप गारंटर ले आओ, जापानीज गारंटर है तो नो, फिर तो कोई बात ही नहीं है। नहीं तो अब तीसरा रास्ता ये निकाला है कि कुछ कंपनी जो हैं वो एज ए गारंटर काम करती हैं, कि उसको आप एक अमाउंट पे
करो और फिर वो आपके गारंटर बन जाएंगी। तो उसको होशो काइशा बोलते हैं। तो होशो काइशा में क्या होता है कि कभी 20,000 30,000 येन जो होता है वो पे करके आप उनको एज अ हायर कर सकते हैं एज अ गारंटर, तो वो आपका गारंटर बन जाते हैं। तो ये भी एक धंधा ही चल रहा है इन लोगों का, वरना गारंटी क्या है, जिसको भागना होगा लेकर के वो रातों रात। तो ये बस एक बिजनेस है। अच्छा, तीसरा होता है कि आप की मनी। की मनी इंडिया में जैसे होता है कि आपने मकान किराए पे लिया। अच्छा, इंडिया का हमारा प्रोसेस बड़ा सही है। आप एक थोड़ा सा प्रोसेस है लेंगे कि आपको पुलिस का सर्वे करवाना होता है, जो बड़े शहरों में होता है, छोटे शहरों में वो भी नहीं होता। तो आपने पुलिस का सर्वे करवाना होता है, उसके बाद आप चाबी दिए, रेंट दिया, एडवांस दिया, चाबी पकड़ाया, हो गया काम खत्म। अगर जहां जहां रेंट एग्रीमेंट है वहां रेंट एग्रीमेंट करा लिया। तो अभी फिर उसके बाद क्या है कि आपने रेंट एग्रीमेंट करवा लिया, और बट जापान में क्या है कि आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन, आपका लीज बनता है आपका 1 साल का। अच्छा, उसके बाद आपको चाबी का जो की मनी होती है वो अलग अलग अपार्टमेंट्स में अलग अलग होती है। कहीं कहीं 20,000 येन होता है, कहीं कहीं 15,000 येन होता है, कहीं कहीं 10,000 होता है। तो चाबी इतनी महंगी, हाँ, कभी कभी 40,000 50,000 येन भी होता है। और उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सत्यम? डॉक्यूमेंट्स तो वही आपका यहाँ का जो रेसिडेंस कार्ड है और बैंक अकाउंट डिटेल आपका लगेगा, क्योंकि आप रेंट उसी से डिडक्ट होता है हर महीने। 2 यही मेजर आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट लगते हैं। अच्छा, तो जो हमको लगता है जो मकान होते हैं जापान में वो कितने तरीके के होते हैं, मतलब अच्छा, एक चीज सत्यम ने मेंशन किया कि हांको मुहर जो होती है आपकी ना, साइन यहाँ पे नहीं चलता, मुहर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो मुहर होती है वो लगती है आपके सारी डॉक्यूमेंट्स पे। तो मुहर आपको यहाँ बनवाना पड़ेगा जापान में, जैसे कि मैंने ही बनवा रखा है, सबने बनवा रखा है। तो सत्यम, उसके बाद और जैसे कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो लगता है आपका? ज़ायरियो कार्ड हो गया, रेजिडेंस प्रूफ हो गया, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में यही 2 चीज, और फिर वो स्टाम्प जो हो गया, ये 3 चीजें लगती हैं। और उसके बाद एक गारंटर का वो लगता है आपका होशोनिन का। और अच्छा, उसके अलावा फायर इंश्योरेंस वगैरह भी होता है। वो फिर अलग, फिर जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहे होते हैं तो उसके साथ फायर इंश्योरेंस या फिर जो भी इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस लगेगा। उसमें भूकंप का भी इंश्योरेंस होता है, क्योंकि जापान में भूकंप आते हैं। हाँ, नेचुरल डिजास्टर्स के जो होते हैं वो ज्यादातर भूकंप का होता है, आग का होता है। आग भी बहुत जल्दी पकड़ता है क्योंकि ये सारे दिवाले जो है उसको बोलते हैं। हाँ, तो उसका भी लगभग 20,000 या 30,000 के आसपास। वो भी डिफर करता है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग डिफर करता है। कई नई बिल्डिंग्स में ज्यादा होता है, पुरानी बिल्डिंग्स में थोड़ा कम होता है। हालांकि पुरानी में शायद ज्यादा होता है क्योंकि उनके चांसेस टूटने वगैरह के ज्यादा होते हैं, इस तरीके से। पता नहीं, उसका नहीं पता है क्या। खैर, और जब आप फुदोसान के पास जाएंगे, अपनी सारी रिक्वायरमेंट बता देंगे, तो आपको गाड़ी में बिठा करके वो आपको पहले लोकेशन दिखाएंगे, लगभग 8-10 वो पेपर में दिखाते हैं निकाल करके। एंड देन आप कहोगे कि मुझे ये लोकेशन देखना है, तो वो आपको गाड़ी में, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो बिठा करके ले जाएंगे, वो लोकेशन आपको दिखाएंगे। और जापान में जो मकान होते हैं ना, वो कई तरीके के बने होते हैं। मैं आपको बताऊं कि इसमें जैसे एक होता है हितोरी गुराशी, एक सिंगल व्यक्ति के रहने के लिए जो बनता है हितोरी गुराशी। वो छोटा सा रूम होता है, उसमें लैट्रिन, बाथरूम, किचन बना होता है। तो सिंगल लोग ज्यादातर उसको प्रेफर करते हैं क्योंकि उसका रेंट कम होता है। एंड सबसे कम रेंट होता है और छोटा सा रूम होता है और किचन, लैट्रिन, बाथरूम होता है। तो सिंगल लोग या 2 लोग, जैसे इंडियंस हैं तो 2 लोग भी रह जाते हैं उसमें, तो वो लोग रहते हैं। अच्छा, दूसरा होता है कि थोड़ा 2DK या DK या LDK टाइप का होता है। इस तरीके से सिनेरियो बनता है। तो उस तरीके से जो होता है मकान, तो वो थोड़ा से हैं, लैट्रिन, बाथरूम, किचन भी होता है। उसी तरीके से 3DK, मतलब लिविंग, डाइनिंग, किचन, ये हो गया। और तीसरा होता है ना, जैसे कि एक इको दाते बोलते हैं इसको। इको दाते मतलब होता है अपना पर्सनल हाउस। वो बिल्डिंग पूरी छोटी सी जैसे घर बनता है उस तरीके का, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस तरीके का होगा। एंड उसमें क्या होता है कि वो आपका पर्सनल होता है। इंडिया में बंगला बोलते हैं ना कि हाँ, जैसे कि अपना बंगला होता है, बहुत छोटा, लेकिन जापान में बहुत छोटा साइज होता है। वो अपना होता है, बट अपना होता है, पर्सनल। हाँ, आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं और कोई नहीं उसको शेयर कर रहा है, कोई शेयर नहीं करता उसको। अच्छा, और तीसरा जैसे कि ये बड़े विलास वगैरह होते हैं, वो तो बड़े बड़े लोग रखते हैं, वो उसको आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता यहाँ पे। तो इस तरीके से ये होता है, कई सारे कैटेगरी के होते हैं। सारी चीजें देखने के बाद जब आपको एक लोकेशन पसंद आ जाती है तो उसमें आप करवाते हैं अपना केयाकू। केयाकू मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है
एंड फिर उस हिसाब से आपको चाबी मिलती है, आप उसको पैसे देते हैं एंड फिर आप घर में मूव कर सकते हैं। फिर जिस दिन से आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा उस दिन से आपका रेंट बनना चालू हो जाएगा और आपके अकाउंट से डायरेक्ट रेंट डिडक्ट होगा, है ना। पहले जो अमाउंट है जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनने का है या जो भी अच्छा, इंश्योरेंस हाँ। वगैरह का है वो सब आपको पहले ही पे करना तो होगा। मकान जब लेते हैं ना तो अराउंड लगा लो कि जैसे मैंने जब मकान लिया था तो मेरा रेंट जो है 6 मान है, लगभग 55-56 के आसपास है। उसमें आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है बिजली, पानी और गैस। गैस हर घर में होता है क्योंकि जापानी लोग गर्म पानी से नहाते हैं और गैस से ही गर्म पानी आता है, इस वजह से गैस का भी पैसा देना पड़ता है। या फिर आप जो खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो वो हमारे यहाँ सिलेंडर का सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे गैस का मतलब होता है कि गैस वो पाइपलाइन से ही लगी होती है, सिलेंडर विलेंडर कोई नहीं रखता। तो उस तरीके से आपको उसका खर्चा बढ़ जाता है। तो जब आप रूम लेने जाते हो ना तो आपका इंश्योरेंस और सारी चीज़ें मिला करके, ब्रोकर का भी पैसा वैसा मिला करके, तो मुझे जो देना पड़ा था वो 1,50,000 देना पड़ा था एक बार में। तो वैसे ही होता है, बाकी जैसा जैसा अपार्टमेंट हो उस हिसाब से आपको देना पड़ता है। तो उस तरीके से लेते हैं आप रूम वगैरह चाहे जो भी है। तो अगर आपको होसोनिन का पैसा बचाना है तो कोई देखिए जापानी जो आपकी गारंटी दे सके, या कोई गर्लफ्रेंड हो आपकी या किस तरीके से जो कि आपकी गारंटी दे सके, तो उससे आप पैसा बचा सकते हैं। और चाबी का है तो चाबी तो उतना जिस कंपनी का जितना है उतना तो लगेगा, आपको उसमें नहीं बचा सकते। बाकी थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकते हैं आप चाहे तो फुदोसान से। और रूम आपको देखना पड़ेगा, 2-3 चीज़ें आपको ज़रूरी है देखना कि रूम ठीक ठाक है कि नहीं, वेंटिलेशन का है कि नहीं, और आप का जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह रखने की जगह है कि नहीं, कपड़े उपड़े धुलने की कहाँ जगह है, किचन वगैरह क्यों सकते हैं ये सब चीज़ें। तो किचन हमारे हिसाब से स्पेसियस है या नहीं है कि नहीं, हम लोग कुक करते हैं तो थोड़ा जगह चाहिए होता है ना कि ढंग से खाना कुक कर पाएँ। ये जापानीज लोग तो उतना कुक करते नहीं है, मोस्टली जो भी लोग सिंगल रहते हैं वो लोग तो कॉन्वीनियंस से और सुबह से ही खाते रहते हैं। उनका तो एक कॉफ़ी और ओनिगिरी पे काम चल जाता है, लेकिन हमारे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो थोड़ा खाना नहीं खाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा ना, तो उस हिसाब से बनाना पड़ता है। तो किचन अपने हिसाब से देखिए, वेंटिलेशन अपने हिसाब से देखिए, ये तो कॉमन चीज़ें हैं जो कि देखनी पड़ती है। बट जापान के सिनेरियो में आप देखिए कि गैस वगैरह का क्या सिस्टम है, बिजली कौन सी कंपनी की आपने ले रखी है। कई सारी कंपनियां यहाँ पे, जैसे कि फ़ोन रिचार्ज वाली कंपनियां इंडिया में होती है ना, आइडिया, वोडाफोन, ये दुनियादारी, वैसे ही यहाँ पे बिजली कंपनियां भी हैं, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और उनका भी कॉन्ट्रैक्ट अलग से बनता है। कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है तो उसी टाइम इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट या गैस जो भी है उसका भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो आप जब चाहे तब उनका कॉन्ट्रैक्ट जब पूरा हो जाए या फिर जितना कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद आप दूसरी कंपनी में चेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। और सारी जितनी भी कंपनी है ना प्राइवेट, वो अपने अपने ऑफर निकालती रहती है हमेशा। जैसे कि आप मेरी कंपनी में लोगे तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, इतना जो है कैशबैक मिलेगा, या फिर इतना एक महीने का बिल फ्री हो जाएगा या सस्ता हो जाएगा, इस तरीके से काफ़ी निकालती रहती है। तो इससे कंपटीशन का होड़ लगा रहता है। तो आप चाहें तो उसको चेंज करा सकते हैं। और उसी तरह से आप किसी एक फुदोसान मतलब ब्रोकर पे डिपेंडेंट न रहिए। आप 2-3-4-5 ब्रोकर के पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि सेम मकान का दूसरे ब्रोकर के पास रेंट डिफरेंस है, तो वो भी सिनेरियो होता है। तो जरूरी नहीं कि आप एक ही ब्रोकर पे थम जाएं, 2 के पास जाइए, 3 के पास जाइए, तब आपको जेन्युइन रेट पता चल सकता है और मिल सकता है। और मकान लेने में काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती है, अपने हिसाब से देख लीजिए, वरना फिर वो जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और बीच में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो फिर पैसा काफ़ी लगता है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, ऐड ऑन? हाँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो मोस्टली 1 साल या 2 साल का बनता है, और उस बीच में आप अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहे हैं तो फिर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, जो कि बड़ा अमाउंट होता है। अब जैसे अभी दुबे-सान बता रहे थे कि इन्होंने 1.5 लाख स्टार्टिंग में पे किए थे, तो अगर ये बीच में कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं तो मेरे अंदाज से इनको फिर से 1-1.5 लाख के अराउंड पे करना होगा। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन पूरा हो रहा है फिर आप छोड़ रहे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टाइम भी कॉन्ट्रैक्ट के ड्यूरेशन पूरे होने के टाइम पे भी आपको 1 मंथ या 2 मंथ एडवांस में अपनी कंपनी को बताना पड़ता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद इस दिन मैं रूम छोड़ रहा हूँ। और फिर उस रूम छोड़ने वाले दिन वो कंपनी के लोग आएंगे और रूम का पूरा चेक करते हैं कि आपने रूम को अच्छे ढंग से मेंटेन करके रखा है, नहीं कुछ दीवार पे तो कुछ घिस नहीं दिया है, कुछ गैस तो ख़राब नहीं कर रखी है, एसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर उन लोगों को लगता है कि नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसकी पेनल्टी तो फिर उसका अलग से आपको पे उनको करना पड़ता है, जो भी। और काफ़ी महंगा है, जैसे अगर दीवार टूट गई है ना इतना, उसका 30,000 40,000 वैसे लेते हैं वो, क्योंकि ये लोग बनाते हैं, काफ़ी पैसा खर्च होता है इन लोगों का, तो उस हिसाब से लगता है पेनल्टी वगैरह। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रहिएगा।
अब अगर आप एकदम झगड़े पे उतारू हो जाए तो बात ही अलग है कि नहीं हमने तो देना ही नहीं, हमने जेल में बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जापान है, हिंदुस्तान नहीं है। मोदी हिंदुस्तान में बुलडोजर से घर गिराए जा रहे हैं, यहाँ आपको उठा करके बुलडोजर के अंदर डाल दिया जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में झकास टॉपिक के साथ, फिर बनाते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। सत्यम जी दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। ये कोरोना ने बहुत लोगों को परेशान किया था लास्ट सत्यम भी इंडिया गए थे तो कोरोना से ग्रसित हो गए थे। जब वो डेल्टा वायरस आया था तो काफी मतलब हालत खराब हो गई थी, ऑक्सीजन वगैरह पे चले गए थे सपोर्ट पे। जो हुआ था वो हुआ ही था, बाकी बच गए किसी तरीके से भगवान की दया से। जो लोग जापानीज पढ़ रहे हैं बस ध्यान लगा के पढ़िए, JLPT आने ही वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर द JLPT और आप लोगों के ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो चलिए फिर समेटते हैं यहीं पे। अभी आया जी